बेसिकली हॉर्टिकल्चर में जो पॉइंट हम स्टार्ट कर रहे हैं वो पॉइंट है अपना फल विज्ञान, फल विज्ञान या मैं कह सकता हूं पोमोलॉजी, फल विज्ञान या पोमोलॉजी। जो हमने सब्जी विज्ञान पढ़ी है उसकी अपेक्षा काफी सरल है, ये ध्यान रखना, और प्रश्न भी काफी खूब सारे आपको एग्जाम में इसमें से पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात अगर मैं कहूं फल विज्ञान या पोमोलॉजी क्या है, तो मैं सीधा सीधा एक सिंपल सा पॉइंट कह सकता हूं, फल फसलों का वैज्ञानिक अध्ययन। क्या है? फल फसलों का वैज्ञानिक अध्ययन। एक सिंपल सी बात हम कर लेते हैं कि जो फल फसलों का वैज्ञानिक अध्ययन है वो क्या कहलाता है, वो बेसिकली पोमोलॉजी कहलाता है। दूसरा सवाल में कहां से पूछा जाएगा? दूसरा सीधा सीधा प्रश्न में पूछेगा कि सर जो पोमोलॉजी शब्द है वो कौन से शब्दों से मिलकर के बना है? तो काफी बार हमने पढ़ा है, हम सब लोग इसको जानते भी हैं। जनरली अगर मैं कहूं तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है पोमम और दूसरा शब्द है लोजी। अब जो पोमम शब्द है वो किस भाषा का है? वो लैटिन भाषा का है। और जो लोजी शब्द है वो किस भाषा का है? वो ग्रीक भाषा का है। जनरली अगर मैं पोमोलॉजी की बात करूं तो पोमम और लोजी से मिलकर के बना हुआ है, जहां पोमम का मतलब है फल और लोजी का मतलब है अध्ययन। अब बेसिकली हम कह सकते हैं कि पोमोलॉजी क्या है? फल फसलों का अध्ययन होता है। एक सिंपल सा सवाल हमें परीक्षा में पूछा जाता है, तो सीधा सीधा सवाल यह आएगा कि पोमोलॉजी शब्द किस भाषा से मिलकर के बना है? तो ऑब्वियसली हम कहेंगे सर लेटिन और ग्रीक दोनों भाषाओं से मिलकर बना है। इसमें पोमम वर्ड लेटिन भाषा का है और लोजी वर्ड इसमें ग्रीक भाषा का है। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट जो सिंपल से प्रश्न में यहां से पूछे जा सकते हैं, एक सिंपल सा प्रश्न में ये पूछ लेगा सर पोमोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ पोमोलॉजी? तो बेसिकली हम सब लोग जानते हैं एक वैज्ञानिक है डी कांडोल। डी कांडोल, इस डी कांडोल को क्या कहा जाता है? बेसिकली इसको पोमोलॉजी का जनक कहा जाता है। सर अगर मैं बात करूं आधुनिक जनक किसको कहा जाता है? अगर मैं सवाल ये पूछ ले हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न पोमोलॉजी, आधुनिक उद्यान विज्ञान या मैं कहूं आधुनिक फल विज्ञान का जनक, तब हम किसको कहेंगे? तब हम कहेंगे डॉक्टर के एल चड्डा को। किसको कहेंगे? डॉक्टर के एल चड्डा। एक सवाल हमारे दिमाग में ये भी क्लियर होना चाहिए कि जो डॉक्टर के एल चड्डा है इसका सबसे बड़ा जो योगदान है फल विज्ञान में वो क्या है? तो फिर आप लोग यहां मेरी एक बात और नोट करके ध्यान रखना, डॉक्टर के एल चड्डा ने क्या किया? भारत में या पूरे विश्व में सुनहरी क्रांति का प्रतिपादन किया। क्या किया? सुनहरी क्रांति का प्रतिपादन। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सुनहरी क्रांति किसने दी? सुनहरी क्रांति का जनक कौन है? तो कौन है? डॉक्टर के एल चड्डा है। ठीक है, ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है। जनरली सवाल ये भी पूछ लेता है कि फल उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो ऑब्वियसली मैं कहूंगा फल उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है वो कौन सी है? वो हमारी सुनहरी क्रांति है। इसके बाद में थोड़ा सा और ने चलो हमारे काफी सारे पॉइंट में यहां से डिस्कस हो सकते हैं परीक्षा में, और कौन कौन से होंगे? जनरली में अगर बात करूं पूरे विश्व में, ध्यान रखना विश्व में, अब विश्व के संबंध में हमें दो प्रश्न यहां से पुट ऑफ होंगे। कौन कौन से? अगर मैं बात करूं विश्व में सर्वाधिक फलों का उत्पादन, ध्यान रखना सबसे ज्यादा फलों का उत्पादन कहां होता है? चीन में होता है। भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। वहीं अगर मैं बात करूं यहां क्षेत्रफल, अगर बात क्षेत्रफल के संबंध में की जाए तो ऑब्वियसली भारत का प्रथम स्थान है और चीन का दूसरा स्थान है। यानी जनरल वे में मैं कह सकता हूं कि भारत में फलों की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर की जाती है, लेकिन उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर है। इसके बाद में नेक्स्ट चलूं तो और भी काफी सारे प्रश्न हमारे यहाँ पुट अप हो सकते हैं।
हमें सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि जो हमारा भारत है, भारत में फलों का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है। जनरली अब हम भारत के संबंध में बात करें तो आप लोग याद रखोगे सबसे ज्यादा भारत में जो उत्पादन होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश के बाद जो दूसरा स्थान है वो किसका है, वो महाराष्ट्र का है। और महाराष्ट्र के बाद में जो तीसरा स्थान है वो किसका है, वो उत्तर प्रदेश का है। यानी अगर हम भारत में फल उत्पादन की बात करें तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, फिर उसके बाद में जो तीसरा स्थान है वो किसका है, उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट में अगर बात करूं कि भारत में कौन से ऐसे फल हैं जिनका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो ध्यान रखना अगर मैं भारत में फलों के उत्पादन की बात करूं, इंपोर्टेंट बात है ये ध्यान रखना, पूछा जाता है आपसे प्रश्न। कैसे पूछा जाएगा, उत्पादन में कौन कौन आता है, सबसे प्रमुख आएगा आपका केला। केला, केला के बाद दूसरा कौन सा आएगा, आम। आम के बाद तीसरा कौन सा आएगा, नींबू वर्गीय फल। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से फलों का होता है, केला का, उसके बाद आम, उसके बाद क्या है, नींबू वर्गीय फल है। नेक्स्ट में यहां बात करूं भारत में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल अगर मान लो हम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं तो सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में किसका है, आम का है। दूसरा कौन सा है, केला है। तीसरा कौन सा है, तो तीसरा बेसिकली आ जाएगा यहां नींबू। ठीक है, तो भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से आम सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर उगाया जाता है, उत्पादन के हिसाब से केला का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। एक सवाल हमें यह भी पूछा जा सकता है कि भारत में कुल फल उत्पादन कितना है, भारत में फलों का जो कुल उत्पादन है वो कितना है। तो बेसिकली ध्यान रखना अगर हमें भारत में फलों का कुल उत्पादन पूछा जाए तो कितना होगा, 112 मिलियन टन होगा। कितना होगा, 112 मिलियन टन। भारत में वर्ष 2023-24 के अनुसार फलों का उत्पादन कितना है, तो 112 मिलियन टन है। ठीक है, इसके बाद में और भी बात करूं, यहां मान लो कुछ बातें हम राजस्थान के संबंध में भी कर लेते हैं। राजस्थान, अब राजस्थान के संबंध में हमें एक दो सवाल यहां से बन सकते हैं। कौन कौन से बनेंगे, एक प्रश्न तो में सीधा सीधा ये पूछ लेगा कि जो राजस्थान है उसमें सर्वाधिक फलों का उत्पादन कौन से जिले में होता है। अगर मैं मान लो राजस्थान में सर्वाधिक फलों के उत्पादन की बात करूं तो कहां पर होता है, श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर, राजस्थान में सबसे ज्यादा फलों का उत्पादन कहां होता है, श्री गंगानगर में होता है। दूसरी बात यह है कि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कौन से फलों का होता है, उत्पादन या क्षेत्रफल दोनों की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना वो नींबू वर्गीय फलों का होता है। इसका नींबू वर्गीय फलों। इसके बाद कौन सा आता है, बेर आता है क्षेत्रफल में। ठीक है, क्षेत्रफल में बेर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं उत्पादन की बात करूं तो भारत में सबसे ज्यादा कौन से फल उत्पादित होते हैं, तो नींबू वर्गीय फलों का उत्पादन भारत में राजस्थान में सबसे ज्यादा किया जाता है। ये तो हमारी कुछ सामान्य सी बातें हो गई इसके बारे में, बेसिकली पोमोलॉजी के बारे में। एक बार मैं दोबारा से आपको रिवाइज करा दूं सारी बातें, कोई आपका सवाल बने बीच में वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, जनरली पोमोलॉजी क्या है, तो हम सब जानते हैं कि फल फसलों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं पोमोलॉजी शब्द, ये दो भाषाओं से मिलकर के बना है, लैटिन और ग्रीक। लैटिन वर्ड पोमम है जिसका अर्थ फल होता है, ग्रीक वर्ड लॉजी है जिसका अर्थ अध्ययन होता है। अगर मैं बात करूं पोमोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, तो डेकांडोल को कहते हैं। आधुनिक जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर के.एल. चड्ढा को कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, सुनहरी क्रांति का प्रतिपादन किया। हमें सवाल भी पूछा जाता है हु इज द फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन, तो कौन है, वो डॉक्टर के.एल. चड्ढा है। या प्रश्न ये पूछा जाए फल उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है, तब वो कौन सी होगी, सुनहरी क्रांति होगी। अगर मैं बात करूं विश्व में सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है, भारत का दूसरा स्थान है। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में है, चीन का दूसरा स्थान है।
भारत के संबंध में अगर बात करूं तो सर्वाधिक फलों का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट में अगर बात करूं उत्पादन तो सबसे ज्यादा केला का होता है, उसके बाद आम है, उसके बाद नींबू है। नेक्स्ट में अगर बात करूं क्षेत्रफल तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर आम की खेती की जाती है। भारत में फलों का कुल उत्पादन 112 मिलियन टन है। ठीक है। राजस्थान में अगर बात करूं सर्वाधिक उत्पादन श्रीगंगानगर में होता है। कौन से फलों का होगा? नींबू वर्गीय फलों का होगा। एक और मैं आपको बता दूं, राजस्थान का जो कुल फल उत्पादन है, ध्यान रखना, राजस्थान का कुल फल उत्पादन कितना है? लगभग 7 मिलियन टन है। राजस्थान में कितने फल पैदा होते हैं एक वर्ष में? तो लगभग 7 मिलियन टन फल राजस्थान में एक वर्ष में पैदा होते हैं। ठीक है, यहां तक की बात है, मुझे लगता है सभी की क्लियर होंगी। और क्लियर है तो एक बार मुझे फटाफट से सभी यस कमेंट कर दो, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा फल विज्ञान का। यहां से काफी सारे सवाल अभी तक आपको पूछे गए हैं परीक्षाओं में। प्रियंका क्लियर है। पवन सर आपने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं किया, अब मुझे क्या पता कि आपका नंबर क्या है, कहां से हो, कब आपने मुझे मैसेज किया। पवन सर को आप मैसेज कर लेना, वो आपको जोड़ देंगे, उनके पास है ग्रुप। साहिल नो डाउट, राजेश, हिना, हनुमान क्लियर है सभी का। चलो बहुत अच्छी बात है। और कोशिश ये किया करो कि क्लास के बीच में ये फालतू कमेंट नहीं आने चाहिए, ग्रुप वगैरह ये आप क्लास के बाद में भी कर सकते हो, बीच में इस तरीके के कोई भी कमेंट मत किया करो। चलिए अब थोड़ा सा नेक्स्ट चलें। अब हमारी बात क्या है? अब हमारी बात यह है फल विज्ञान का महत्व। अब फलों का उत्पादन हम क्यों करते हैं? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फल विज्ञान का महत्व। ठीक है, और जनरली काफी बार हमें यहां से प्रश्न पूछे गए, ध्यान रखना, फल विज्ञान के महत्व से। और महत्व इसका कई क्षेत्रों में है। पहले से तो मैं आपको बता दूं, एक तो किसमें होगा? मानव आहार में, यानी हमारे भोजन के रूप में होगा। दूसरा, रोजगार की भी इससे में प्राप्ति होगी। तीसरा, अर्थव्यवस्था में भी इसका योगदान होता है। चौथा, इनका औषधीय महत्व भी होता है। पांचवा, अगर मैं बात करूं तो इनका धार्मिक महत्व भी होता है। अर्थव्यवस्था में भी इनका योगदान होता है। तो ये सभी इनके महत्व होते हैं। मैं बारीकी बारीकी करके सभी के बारे में चर्चा करूंगा, जैसे हमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जनरली अगर मैं सबसे पहले इंपोर्टेंस की बात करूं, या सबसे पहला जो हमारा इंपोर्टेंस है वो है मानव आहार में। मानव आहार में, ठीक है। अब मानव आहार में क्या महत्व है, कैसे में सवाल आते हैं, बिल्कुल बेसिक से हम चर्चा करेंगे। जनरली सबसे पहला और सीधा सीधा प्रश्न में यह पूछा जाएगा कि जो आईसीएमआर है, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इस आईसीएमआर के अनुसार भारत में फलों की आवश्यकता कितनी मानी गई है? फलों की आवश्यकता कितनी मानी गई है? सबसे पहला सवाल हमें यह पूछा जाएगा, आईसीएमआर के अनुसार भारत में फलों की आवश्यकता कितनी मानी गई है? हम सब लोग जानते हैं, बेसिकली एनसीईआरटी में भी पढ़ के आए हैं, सरल चीजें हैं काफी। और हम कह सकते हैं कि भारत में फलों की जो आवश्यकता है वो कितनी है? 80 से लेकर के 120 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। कितनी है? 80 से लेकर के 120 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। एक सवाल तो हो गया आवश्यकता का। अब दूसरा, इसके बाद तुरंत प्रश्न पूछा जाता है हमें उपलब्धता। दूसरा इसका प्रश्न क्या बनेगा? दूसरा प्रश्न बनेगा हमारा फलों की उपलब्धता। उपलब्धता जनरली अगर हम उपलब्धता की बात करें तो वैसे ही आंकड़ा हर साल चेंज होता रहता है, लेकिन मैं आपको सीधा सीधा लिखा दूं तो वर्तमान में जो है लगभग 200 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, यानी मैं अगर फलों की उपलब्धता की बात करूं तो वर्तमान में भारत में कितनी है? लगभग 200 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। अब परीक्षा में आपको 210 ग्राम दे दे, 198 ग्राम दे दे, 190 ग्राम दे दे, वो थोड़ा सा आपके ऊपर डिपेंड करेगा, वहां जो ऑप्शन है किस हिसाब से आ रहा है। वर्तमान में कितनी है? लगभग 200 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, जब हम मानव आहार की बात करते हैं तो मानव आहार में हमें कौन कौन से ऐसे अवयव हैं जो फलों से प्राप्त होते हैं, और यहां से हर साल हमें सवाल पूछा जाता है। जनरली अगर मैं बात करूं सीधी सीधी, तो सबसे पहला और इंपोर्टेंट पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा?
तो ये आ जाएगा विटामिन। विटामिन और सबसे महत्वपूर्ण भी है क्योंकि यहां से सवाल आपको काफी बार पूछे गए, काफी बार क्या लगभग हर साल ही पूछे जाते हैं। कैसे कैसे प्रश्न आता है, पहले अगर मैं देख लूं फलों से में कौन कौन सी विटामिन जो है प्राप्त होती है, तो मैं सारी ही लगभग विटामिन मिलती है। जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ विटामिन ए है, विटामिन ए। दूसरी में अगर कहूं विटामिन बी है। तीसरी अगर मैं कहूं विटामिन सी है। चौथी अगर मैं कहूं विटामिन डी है, डी तो हमें सूर्य के प्रकाश से मिलती है। विटामिन ई और उसके बाद में अगर बात करूं तो विटामिन के। ठीक है, ये सभी विटामिन है जो हमें फलों से प्राप्त होती है। प्रश्न कहां से कैसे पूछा जाता है, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों से कई बार प्रश्न पूछा भी गया है परीक्षा में, आप लोगों ने गौर किया हो तो हमें प्रश्न पूछा जाता है इन विटामिनों का नाम, वो दे देगा कि विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है, विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है, ऐसे करके एक प्रश्न हमें पूछता है। तो पहले हम इसका नाम देखेंगे। जनरली अगर मैं बात करूं यहां विटामिन ए की, ध्यान रखना विटामिन ए को हम किस नाम से जानते हैं, बेसिकली इसको जनरली में भी हम बोलते हैं कैरोटीन। इसके वैसे कई नाम है, आप इसको कैरोटीन के नाम से याद रखोगे। ठीक है, दूसरा विटामिन बी में जो आती है वो B1 हम पढ़ते हैं ज्यादातर, और इसको हम क्या बोलते हैं थाइमिन। वैसे इसके अलग अलग कैटेगरी है, जैसे B2 को राइबोफ्लेविन बोला जाएगा, B12 को साइनोकोवैलेंट बोला जाएगा, लेकिन हम केवल B1 पढ़ते हैं फलों में। ठीक है, इसके बाद सी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एस्कार्बिक अम्ल। एस्कार्बिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट में अगर बात करूं विटामिन ई, विटामिन ई को क्या बोला जाता है, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल बोला जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं विटामिन के, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको फाइलोक्विनोन बोलते हैं, फाइलोक्विनोन। ठीक है, प्रश्न आपको कैसे पूछा जाएगा, एक प्रश्न आपको सीधा सीधा ऐसे ही पूछ लेगा कि विटामिन डी को किस नाम से जानते हैं, विटामिन सी को किस नाम से जानते हैं, विटामिन ई को किस नाम से जानते हैं। तो ऑब्वियसली हमें पता चल गया कि ये इनके क्या होते हैं, नाम होते हैं। बेसिकली हम विटामिन डी मैंने मेंशन नहीं किए, तो विटामिन डी का आप लोग इधर ध्यान रखोगे, तो विटामिन डी है, इसे हम क्या बोलते हैं, जनरली इसे बोला जाता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, या कई जगह आपको इसका नाम मिल जाएगा अर्बोस्ट्रीरोल। ठीक है, तो जनरल में हम इसको क्या कहेंगे, कैल्सीफेरॉल कहेंगे। हमारे फलों में ये सारी होती है, इसलिए मैंने यही आपको लिखा है। अब दूसरा प्रश्न में क्या आता है, सरल है लेकिन प्रश्न कई बार आया है, इनकी कमी के लक्षण आप लोगों से पूछता है, जो रोग इनकी कमी के कारण होते हैं। जर्नल वे में अगर हम इनकी कमी के लक्षणों की बात करें तो विटामिन ए की कमी के कारण हम बहुत बार पढ़ते आए हैं, क्या होता है, रतौंधी होता है, रतौंधी। लेकिन रतौंधी पहले आता था ऑप्शन में, अब रतौंधी नहीं आता। अब हम रतौंधी को क्या बोलते हैं, जीरोप्थैलेमिया भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जीरोप्थैलेमिया। तो रतौंधी की जगह हमें ऑप्शन में क्या आ सकता है, जीरोप्थैलेमिया भी आ सकता है। या फिर आपको सवाल ऐसे भी आ सकता है, आंखों में जलन। आंखों में जलन प्रश्न पूछ लेगा ऑब्वियसली कि आंखों में जलन किस विटामिन के कारण होती है। तो आंखों में जलन किस विटामिन के कारण होगी, विटामिन ए के कारण। आंख से संबंधित, एक ही बात याद रखना, आंख से संबंधित अगर कोई विटामिन आपको पूछी गई है तो ऑब्वियसली आप लोगों को आंख मीच के क्या करना है, विटामिन ए करनी है। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूं विटामिन बी या B1 या थाइमिन, इसका क्या है, तो इसके संबंध में ऑब्वियसली दो तीन बातें आती हैं। एक तो हमारे क्या होता है, वजन में कमी होती है, वजन में कमी। और वजन में कमी क्यों होती है, क्योंकि हमारे शरीर में क्या हो जाता है, रक्त में कमी आ जाती है। रक्त में कमी, रक्त में कमी क्यों आती है, क्योंकि हमारी भूख कम लगती है, भूख में कमी होती है। और इन सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इन सिचुएशन को कहा जाता है बेरी बेरी। क्या कहा जाता है, बेरी बेरी। आजकल ये बेरी बेरी वाला पॉइंट नहीं आता, ध्यान रखना। आपको सीधा पूछेगा कि किसी व्यक्ति के वजन व भूख में कमी किस विटामिन की कमी का लक्षण है, तो कौन सी विटामिन की कमी का लक्षण होगा, विटामिन बी होगी। नेक्स्ट में अगर बात करूं विटामिन सी, इसका आप लोग सीधा सीधा जानते होंगे, इसके कारण कौन सा होता है,
जनरल वे में कह सकता हूं स्कर्वी। कौन सा होता है? स्कर्वी। और स्कर्वी क्या है? स्कर्वी है मसूड़ों से रक्त का बहना। क्या है? मसूड़ों से रक्त बहना। रक्त बहना, इसको थोड़ा सा आप लोग समझोगे। हम लोगों के साथ में भी होता है कई बार, जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं और भी कई बच्चे होते हैं जो सुबह सुबह जो भी कोलगेट वगैरह है वो नहीं करते। अब वो काफी टाइम के बाद जब करने लग जाते हैं तो उनकी मसूड़ों से रक्त निकलता है। एक तो वो कंडीशन है। एक हम रेगुलर हर प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे मसूड़ों से क्या निकल रहा है? रक्त निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी है। और वो जो रोग है उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको स्कर्वी कह रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट में अगर बात करूं विटामिन ई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और विटामिन ई के कारण क्या होता है? प्रजनन क्षमता में कमी होती है। प्रजनन क्षमता में कमी। हमें सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है कि प्रजनन क्षमता में कमी किस विटामिन की कमी का लक्षण है? तो वो विटामिन ई की कमी का लक्षण है। और इस प्रजनन क्षमता में कमी को हम एक ही शब्द में क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं नपुंसकता। क्या कह सकते हैं? नपुंसकता। हमें सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नपुंसकता किस विटामिन की कमी के कारण आती है? तो विटामिन ई। सर नपुंसकता क्या है? अरे नपुंसकता है बांझपन। नपुंसकता को हम क्या बोलते हैं? बांझपन बोलते हैं। तो या तो हम इसको बांझपन कहेंगे या नपुंसकता कहेंगे या फिर इसको हम कहेंगे प्रजनन क्षमता में कमी होना। ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें विटामिन के या फाइलोक्विनोन, इसके कारण क्या होता है? इसके कारण ऑब्वियसली रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का न बनना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो कभी आपको चोट लग जाए तो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके चोट लगने पर रक्त का थक्का बहुत जल्दी नहीं बनता। इसका मतलब रक्त बहता रहता है, काफी टाइम बाद जाकर के रक्त रुकता है। तो उसका सीधा सीधा संकेत यह है कि उस व्यक्ति में क्या है? विटामिन के की कमी है। ठीक है। इस प्रकार से मैं 3-4 तरह के प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। कौन कौन से? विटामिन, उसका नाम और उसकी कमी से होने वाले रोग। इसके बाद में जो नेक्स्ट अपना पॉइंट आएगा वो पॉइंट आएगा इनके स्रोत। किस विटामिन का कौन सा स्रोत है वो भी सवाल हमें पूछे जाते हैं। अब जनरली हमें इन विटामिनों के स्रोतों की बात करें तो थोड़ा सा हम गौर करेंगे। मान लो सबसे पहले ले लूं मैं यहां विटामिन ए। विटामिन ए। ठीक है। और आपसे सीधा सीधा प्रश्न आता है कि कौन सा फल विटामिन ए का भरपूर स्रोत होता है? ऐसे प्रश्न आता है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं बेसिकली एक सिंपल सा फंडा। हमारे फल 3 तरह के होते हैं। एक तो फल ऐसा होता है जो पकने के बाद पीला हो जाता है। एक फल ऐसा होता है जो पकने के बाद में कैसा रहता है? हरा रहता है। ठीक है। जो फल पकते टाइम पर पीले हो जाते हैं उनमें ऑब्वियसली विटामिन ए पाई जाती है, क्योंकि पीलापन किसके कारण आता है? कैरोटीनॉइड वर्ण के कारण, कैरोटीन के कारण। और कैरोटीन क्या है? विटामिन ए है। वहीं अगर मैं बात करूं जो फल हरे होते हैं उनमें विटामिन कौन सी होती है? उनमें विटामिन पाई जाती है बी। 2 लक्षण हो गए। तीसरी अगर मैं बात करूं, कुछ फल हमारे ऐसे होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। जो फल स्वाद में खट्टे होते हैं उनमें कौन सी विटामिन होती है? विटामिन सी होती है। ये 3 लक्षण आप लोग कैप्चर कर लो, कुछ भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। अब जनरल वे में मैं आपसे सवाल पूछ लूं। मान लो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया कि जो बेर है, बेर में कौन कौन सी विटामिन पाई जाती है। अब मान लो मैंने बेर के संबंध में आपसे विटामिन पूछी, तो मुझे बताओ बेर में कौन कौन सी विटामिन होगी। एक सिंपल सी प्रैक्टिस हम लोग आप लोग कर लेते हैं। चलिए मुझे बताओ बेर में कौन कौन सी विटामिन प्रेजेंट होगी? बेस्ट विटामिन प्रेजेंट इन बेर? सो ये बात शुरू बी। 3 बार बी, इसका मतलब 3 बी पाई जाएगी क्या? बी और सी, मानसी का शाबाश। बी और सी, प्रियंका ए बी सी तीनों। चलिए अब देखो जनरल वे में बेर का जो फल होता है वो कैसा होता है? हरा होता है। हरा होता है तो इसका मतलब इसमें कौन सी विटामिन है? विटामिन बी है। ठीक है, विटामिन
बी है। और एक बेर स्वाद में खट्टे भी होते हैं, और अगर खट्टे होते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें कौन सी विटामिन है, विटामिन सी है। तो प्रचुर मात्रा में जो बेर के अंदर विटामिन पाई जाएंगी वो कौन सी होंगी, वो बी और सी होंगी। हाँ, ए भी पाई जाती है लेकिन काफी कम होती है, बी और सी प्रचुर मात्रा में होती है। ऐसे ही मान लो मैं आपसे एक सवाल और पूछूं, केला, मैंने अब एक पॉइंट आपसे ये पूछा कि केला में कौन कौन सी विटामिन पाई जाती है, तब हमारा आंसर क्या होगा। ऑब्वियसली अगर मान लो मैंने प्रश्न पूछ लिया एग्जाम में, केला में कौन सा विटामिन पाया जाता है, कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, तब अपना आंसर क्या होगा। सर बेर हरा भी होता है ना और पीले भी होते हैं, नहीं हरे ज्यादा होते हैं, पीले तो अन्य कंडीशन में होते हैं वो। केला में ए और बी, ए और बी, हाँ ये बिल्कुल सही है सभी का, क्योंकि केला हमें पता है कैसा होता है, हरा भी होता है और पीला भी होता है। ठीक है, तो इसमें विटामिन कौन कौन से होंगी, विटामिन ए और डी इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। अब कोई से भी फल आपसे पूछ ले, बिल्कुल आसानी से आप लोग जवाब दे पाओगे। ठीक है, अब कुछ प्रश्न जो हमें पूछे जाते हैं, कुछ और भी पूछे जा सकते हैं, कैसे आएंगे उनके बारे में हम देख लेते हैं जनरली। चलिए अब देखो, बेसिकली विटामिन ए की बात करें तो प्रचुर जो स्रोत है विटामिन ए के वो दो हैं हमारे पास। एक तो कौन सा है, एक तो है हमारे पास आम, हम फलों की बात करें तो आम में पाई जाती है। आम में कितनी होती है, बेसिकली 4800 आईयू होती है, आईयू का मतलब है इंटरनेशनल यूनिट। दूसरी में अगर बात करूं कौन सा है, पपीता है, और पपीता में कितनी होती है, पपीता में लगभग 2500 आईयू होती है। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है, तो या तो आम होगा या ऑप्शन में पपीता होगा। ये क्या है, विटामिन ए के अच्छे स्रोत है। अब दूसरे पॉइंट पर चलूं, दूसरी कौन सी है, दूसरी हमारी विटामिन बी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, विटामिन बी। और विटामिन बी की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ज्यादातर हरे फलों में पाई जाती है। कौन से फल हैं, जो हमारे फल ज्यादातर हरे रंग के होते हैं, जैसे मैंने क्या बताया अभी, केला में भी विटामिन बी पाई जाती है। मैं अगर कहूं तो जो बेर है, बेर में भी विटामिन बी पाई जाती है। और जितनी भी हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां, बेसिकली हम तो पोमोलॉजी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं जो भी हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनमें कौन सी विटामिन होती है, विटामिन बी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इंपोर्टेंट हमारी विटामिन है, जिसके प्रश्न में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, वो विटामिन कौन सी है, तो वो है हमारी विटामिन सी। सबसे इंपोर्टेंट विटामिन है, जिसमें से सबसे ज्यादा बार हमें एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, विटामिन सी। अब जनरली हम विटामिन सी की बात करें तो काफी सारे फल हैं। एक तो हम क्या पढ़ते हैं, एक तो हम पढ़ते हैं बारबाडोस चेरी, बारबाडोस चेरी। ठीक है, दूसरी में अगर बात करें, दूसरा हम कौन सा पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं इसमें आंवला, आंवला। तीसरी अगर बात करें कौन सा पढ़ते हैं, अमरूद, अमरूद। अमरूद के बाद अगर मैं बात करूं कौन सा पढ़ते हैं, बेर। बेर के बाद एक और पढ़ते हैं हम पपीता, पपीता। पपीता के बाद हम और भी पढ़ते हैं नींबू वर्गीय फल, नींबू वर्गीय फल। इन सभी में क्या पाया जाता है, इन सभी में विटामिन सी पाई जाती है। और ऑब्वियसली अगर मैं क्रम वाइज इन सभी की बात करूं तो कुछ इस तरह से होगी। अगर मैं बारबाडोस चेरी की बात करूं इसमें कितनी होती है, 1600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। 100 ग्राम में कितनी होगी, 1600 मिलीग्राम होगी। आंवला की अगर मैं बात करूं 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होगी। अगर मैं अमरूद की बात करूं तो इसमें कितनी होगी, 300 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होगी। अगर मैं बेर की बात करूं 150 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होगी। इसके बाद बचे कौन से, पपीता, और पपीता में कितनी होती है, 85 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होती है। नेक्स्ट में अगर बात करूं जो नींबू वर्गीय फल हैं, नींबू वर्गीय फलों में कितनी पाई जाती है, तो बेसिकली इनमें लगभग 70 से लेकर के 80 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होती है। कितनी, 70 से 80 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पाई जाती है। अब आपका सवाल यहां क्या हो सकता है, आप ये कहोगे कि सर जो नींबू वर्गीय फल हैं वो तो अधिक खट्टे होते हैं, ज्यादा खट्टे होते हैं,
तो इसका मतलब कि उनमें जो विटामिन सी है वो ज्यादा होनी चाहिए। आप कहोगे कि सर पपीता से तो ज्यादा ही खट्टे होते हैं, बेर से तो ज्यादा ही खट्टे होते हैं, फिर भी विटामिन इनके अंदर क्या है, कम है। तो ऑब्वियसली मेरी बात याद रखना, जो भी हमारे नींबू वर्गीय फल हैं इनमें क्या पाया जाता है, एक तो इनमें लिमोनिन नामक वर्णक पाया जाता है, लिमोनिन, ठीक है। दूसरी में अगर बात करूं इनमें क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। उसके कारण ये क्या होते हैं, लिमोनिन और साइट्रिक अम्ल के कारण ये खट्टे होते हैं, न कि विटामिन सी की प्रेजेंस के कारण। और आप लोगों से यहां से कोई सा भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न तो आपको याद आता है कि निम्न में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो अब आपसे कोई से भी ऑप्शन में आ जाए, आप लोग बहुत आसानी से देख करके आंसर जो है कमेंट कर सकते हो। इसके बाद हमारी विटामिन कौन सी है, सी के बाद, सी के बाद जो नेक्स्ट हमारी विटामिन है वो है विटामिन ई, विटामिन ई। डी तो हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है, बची कौन सी, विटामिन ई। अब जनरली अगर मैं विटामिन ई की बात करूं तो ये हमें किससे प्राप्त होती है, जो हमारे सूखे फल हैं, सूखे फल जैसे मैं अगर बात करूं कटहल है, जैसे मैं अगर बात करूं बादाम है, कटहल और बादाम, इन सूखे फलों से हमें क्या मिलता है, विटामिन ई मिलती है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट और चलूं थोड़ा सा, एक आता है हमारा विटामिन के, विटामिन के। तो मैं इसके संबंध में आपको बता दूं, ये फलों में बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन जो हमारी हरी पत्तेदार सब्जी होती है, हरी पत्तेदार सब्जी, ये केवल उन्हीं में सबसे ज्यादा पाई जाती है। फल में कोई भी इसका स्पेशल नहीं है, लेकिन हरी पत्तेदार जितनी भी हमारी सब्जियां होती हैं उनमें विटामिन ए के पाई जाती है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ना तो हमें के की बाहरी तत्वों से ज्यादा आवश्यकता होती है, जो भी हमारे बाहर की तत्व उनमें से में के की ज्यादा आवश्यकता भी नहीं होती, और ये जो है जितनी मात्रा में आवश्यक होती है उतनी सारी फल और सब्जियों से हमें प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए अभी तक ये विटामिन ज्यादा हाईलाइट भी नहीं है, ठीक है। प्राप्ति का स्रोत आपको पता चल गया, ये हरी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होती है। और ये पहला पॉइंट अपना कंप्लीट हुआ विटामिन वाला, ठीक है। हमने यहां से शुरुआत की विटामिन को लेकर के, क्या है विटामिन, कौन कौन से हैं, कौन कौन से रोग होते हैं, नाम क्या है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट हमने इनके स्रोत के बारे में चर्चा की। यहां तक अगर आपका कोई भी डाउट बन रहा है तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर नेक्स्ट में अगले पॉइंट पर चलता हूं। यहां तक कोई आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई इंस्टा आईडी दे दो, अंकित इंस्टा आईडी लेने आए हो क्या, चलिए किसी का अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। विटामिन सी काफी सारे सब्जियों में पाई जाती है, ध्यान रखना। अब कितनी मात्रा में होती है, हरी धनिए की हरी पत्ती में, हमने कभी देखी नहीं, शायद टच नहीं हुआ हो, प्रश्न हमसे दूर रह गया हो। नो डाउट, ठीक है। राजेश तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देंगे जब कभी मिलेगा तब, है ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट अब विटामिन की बात हमारी हो गई फिनिश। विटामिन के अलावा दूसरा हमें क्या प्राप्त होता है फलों से, दूसरे हमें प्राप्त होते हैं खनिज। क्या प्राप्त होते हैं, खनिज प्राप्त होते हैं। अब खनिजों से हमें कैसे प्रश्न पूछा जाता है, जनरली अगर मैं खनिजों की बात करूं, दो तीन हमारे तत्व हैं जिनकी कमी के रोग आपसे पूछे जाते हैं। अब कौन कौन से रोग हैं, एक तो मैं अगर बात करूं यहां, कौन सा तत्व है, कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक है। मान लो अगर मैं कैल्शियम की बात करूं, अब प्रश्न में एक तो यही पूछेगा कि कैल्शियम की कमी से मनुष्यों में कौन सी बीमारी होती है, कैल्शियम की कमी से मनुष्यों में कौन सी बीमारी होती है। तो बेसिकली हम याद रखेंगे एक इंपोर्टेंट रोग तो होता है इससे ऑस्टोमल्सिया, कौन सा होता है, ऑस्टोमल्सिया, ठीक है सर। अब इस ऑस्टोमल्सिया के संबंध में भी मैं आपको बता दूं, ये ऑस्टोमल्सिया किसको होता है, जो हमारी गर्भवती मादा होती है, गर्भवती मादा, उस गर्भवती मादा में ही ये बीमारी होती है ऑस्टोमल्सिया की, ठीक है। बाकी जो हमारे
नवजात बच्चे होते हैं, नए जन्मे हुए जो बच्चे होते हैं या जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें इसके कारण कौन सी बीमारी होती है? तो मैं कह सकता हूं सूखापन। क्या आता है? सूखापन। जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों में कैल्शियम की कमी के कारण कौन सी बीमारी होगी? सूखापन होगा। और जो हमारी गर्भवती माताएं होती हैं, उनमें कैल्शियम की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो ऑस्टोमल्सिया होती है। ठीक है, इसका स्रोत क्या है? तो ज्यादातर जो ये पाई जाती है बेसिकली, वैसे तो सभी फलों में होती है, लेकिन इंपोर्टेंटली खजूर के अंदर ज्यादा होती है। ठीक है, आप लोग खजूर में पढ़ोगे भी ये चीजें। थोड़ा सा नेक्स्ट चलूं अगले पॉइंट पर। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपके पास आयरन। आयरन आयरन के संबंध में तो प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बेसिकली जब भी आयरन की किसी व्यक्ति में कमी होती है, तो उस व्यक्ति को कौन सी बीमारी होगी? जनरल वे में आप जानते भी होंगे, एनीमिया। कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। जब भी किसी व्यक्ति में आयरन तत्व की कमी होगी, उसे कौन सी बीमारी होगी? एनीमिया नामक बीमारी हो जाएगी। नेक्स्ट में अगर बात करूं कि सर इसका स्रोत क्या है आयरन का, आयरन किस किस में पाया जाता है? अगर हम स्रोत की बात करें तो सबसे ज्यादा ये किस में होता है? हम लोग पढ़ते हैं करोंदा में होता है। किस में होगा? करोंदा में। इसके अलावा ये किस किस में पाया जाता है? तो बेसिकली मैं अगर फलों की बात करूं तो हम एक तो खजूर कह सकते हैं, खजूर के अंदर भी आयरन होता है। एक हम अनार कह सकते हैं, अनार के अंदर भी क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। करोंदा हो गया, खजूर हो गया, अनार हो गया, इनमें क्या पाया जाएगा? आयरन तत्व पाया जाएगा। नेक्स्ट फिर मैं एक और बात करूं, एक और प्रश्न में आ सकता है यहां से। वो प्रश्न क्या आएगा? वो प्रश्न आता है सीधा सीधा आयोडीन। आयोडीन। और बेसिकली अगर मैं आयोडीन की बात करूं तो एक ही प्रश्न आएगा कि आयोडीन की कमी से मनुष्यों में होने वाली बीमारी कौन सी है। अब जनरली अगर मैं आयोडीन की बात करूं तो इसके कारण कौन सी बीमारी होती है? एक तो मैं उसको कहता हूं गलगंड। क्या कह सकता हूं? गलगंड रोग कह सकता हूं। ठीक है, या फिर उसको हम क्या कह सकते हैं? घेंगा रोग कह सकते हैं, घेंगा रोग। या फिर इसको क्या कहेंगे? या फिर इसको कहेंगे कि जो हमारे गला होता है, गले पर सूजन आना। सूजन आना बेसिकली बहुत सारे लोगों को होता है, और इसीलिए हम आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। यहाँ जो हमारे ये कंठ वाला भाग है गले के आसपास का, इस भाग में क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो वो स्वेलिंग या जो सूजन है वो किसका कारण है? वो सीधा सीधा हम कह सकते हैं किसका कारण है? वो आयोडीन की कमी का कारण है। ठीक है, तो इस तरह से हमें सवाल यहां से पूछे जाएंगे। खनिजों में हमारे 3 तत्व ही इंपोर्टेंट है जहां से हमें प्रश्न आ सकता है। बेसिकली कैल्शियम हो गया, ऑस्टोमल्सिया, दूसरा आयरन, एनीमिया, तीसरा आयोडीन कौन सा होगा? गलगंड या घेंगा रोग होगा। एक में आता है फ्लोराइड, तो फ्लोरोसिस जो पानी होता है वो हमारे फलों से संबंधित है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे की तरफ और चलूं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। और अगला पॉइंट कौन सा है? बेसिकली अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। अब मान लो हम प्रोटीन की बात करें, एक तो हम इंपोर्टेंट प्रश्न इसकी कमी का ही पढ़ लेते हैं कि जब भी मान लो हमारे आहार में क्या हो गया? प्रोटीन की कमी हो गई, तो उसका क्या लक्षण हम देखेंगे। बेसिकली मैं कह सकता हूं कि जब भी प्रोटीन की कमी होती है, प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है? क्वासियोकोर नामक बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है? क्वासियोकोर नामक बीमारी हो जाती है। और ये प्रश्न आपको पूछा जा चुका है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, और इंपोर्टेंट भी है, कई बार आया है कि क्वासियोकोर बीमारी का कारण क्या है। ऑब्वियसली हम क्या कहेंगे कि क्वासियोकोर नामक बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात यह है कि प्रोटीन का स्रोत क्या क्या होता है, प्रोटीन में कहां कहां से मिलती है? प्रोटीन का स्रोत क्या है? तो जो फल हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, जो फल हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, उनमें अगर मैं बात करूं तो स्रोत क्या है? केला। केला सबसे प्रमुख स्रोत है। सर कितनी प्रोटीन पाई जाती है? तो लगभग 24 से 27% जो प्रोटीन है वो केला के अंदर पाई जाती है। आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि प्रोटीन का अच्छा स्रोत कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? केला हो जाएगा। नेक्स्ट फिर मैं आगे चलूं अगले पॉइंट पर। आगे में क्या आता है? आगे में आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट।
और बेसिकली अगर मान लो हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं तो इससे क्या मिलता है, हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और हमारे फलों की अगर हम बात करें तो एक तो किशमिश, जो आप लोग सब जानते होंगे, किशमिश में लगभग 72% पाई जाती है। उसके बाद में अगर बात करूं दूसरा कौन सा है, खजूर, जिसमें 60 से लेकर के 65% होती है। तो किशमिश और खजूर दोनों में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की जो प्रचुर मात्रा है वो पाई जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट चलूं अगले पॉइंट पर, अगला कौन सा है, अगला है वसा। वसा, ध्यान रखना, मैं सीधा सीधा प्रश्न अगर आया तो यही आएगा कि सर्वाधिक वसा की प्राप्ति किससे होती है। और अगर मैं सबसे ज्यादा वसा की प्राप्ति की बात करूं तो मैं किससे होगी, अखरोट से होगी। अखरोट है। इसके बाद में अगर बात करूं तो जैसे बादाम है, अखरोट और बादाम, इनसे क्या मिलता है, वसा मिलती है। बेसिकली हमारे सिलेबस से पॉइंट नहीं है लेकिन हमें आते हैं एग्जाम में, कई बार आ जाते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं, एक में प्रश्न पूछ लेता है ऊर्जा की प्राप्ति किससे होती है, सर्वाधिक ऊर्जा। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो ऊर्जा की में प्राप्ति होती है वो किससे होगी, वो हमें अखरोट से होगी। अखरोट एक ऐसा फल है जिससे हमें सबसे ज्यादा मात्रा में जो ऊर्जा है वो मिलती है। तो ये कुछ प्रश्न आपको और पूछे जा सकते हैं आहार के संबंध में। प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गई, ठीक है। और एक हमने पॉइंट या कौन सा पढ़ लिया, ऊर्जा का पढ़ लिया। एक बेसिकली पॉइंट आपको और आ सकता है और वो पॉइंट आएगा आपका खाद्य रेशे, फूड फाइबर्स। अगर आपसे खाद्य रेशे पूछा जाए तो इसके लिए हम एक स्पेशल फल पढ़ते हैं और वो जो फल है वो कौन सा है, वो अंजीर है। कौन सा, अंजीर। अंजीर से में क्या प्राप्त होता है, खाद्य रेशे प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो हमारे नींबू वर्गीय फल है, नींबू वर्गीय फल, नींबू वर्गीय फलों से भी हमें क्या प्राप्त होता है, खाद्य रेशे या फूड फाइबर्स जो है वो प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, आहार के पॉइंट हो गए जो प्रश्न में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं फल और सब्जियों के महत्व को लेकर के। यहां पर कोई डाउट आपका हो तो पूछ लो, वरना फिर थोड़ा सा और चलता हूं। कहां से हमने शुरू किया था, बेसिकली पॉइंट था हमारा मानव आहार में महत्व। और मानव आहार का जो महत्व था वो तो हो गया पूरे तरीके से कंप्लीट, ठीक। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ दूसरे पॉइंट पर चलेंगे। और बेसिकली जो अपना दूसरा पॉइंट है नेक्स्ट, वो कौन सा है, अब हम पढ़ लेते हैं यहां औषधीय महत्व। मानव आहार में तो हमने पढ़ लिया, अब हम ये देख लेते हैं कि औषधि कौन कौन सी हैं जो हमारे फलों से तैयार की जाती है। औषधीय महत्व, औषधीय महत्व, यहां से भी हमें प्रश्न पूछे जाते हैं, जनरली काफी सारे प्रश्न आते हैं। अब औषधीय महत्व में एक तो आपने इंपोर्टेंटली सुना ही होगा, सीधा सीधा हम क्या बनाते हैं, त्रिफला बनाते हैं। बहुत बार प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है त्रिफला। जो त्रिफला चूर्ण बनाया जाता है, त्रिफला चूर्ण, त्रिफला का मतलब क्या हुआ, तीन फल, तीन फल। और जो तीन फल हम इसके अंदर लेते हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो मैं अगर बात करूं तो हरड़ है, दूसरा अगर मैं कहूं तो बहेड़ा है, और तीसरा अगर मैं बात करूं तो आंवला है। हरड़, बहेड़ा और आंवला, तीनों ही फलों से क्या बनाया जाता है, त्रिफला चूर्ण बनाया जाता है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करूं, आगे हम और क्या बनाते हैं औषधि उत्पादों में, एक बनता है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश, जनरली अगर मैं च्यवनप्राश की बात करूं तो च्यवनप्राश बनाने में हम कौन से फल का उपयोग करते हैं, ऑब्वियसली सब लोग जानते हैं च्यवनप्राश बनाने में आंवला का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग होता है, आंवला का उपयोग होता है। ऐसे ही मैं अगर बात करूं जो हमारे कुष्ठ रोगी होते हैं, कुष्ठ रोगी, अब कुष्ठ रोगी किसको बोलते हैं, तो बेसिकली जो टीबी के मरीज होते हैं उनको क्या बोला जाता है, कुष्ठ रोगी बोला जाता है। अब कुष्ठ रोगियों के लिए जो उपयुक्त फल है वो कौन सा है, तो हम लोग याद रखेंगे वो फल है यहाँ अनार। कौन सा फल है, अनार। इंपोर्टेंट बात यहाँ ये कि कुष्ठ रोगियों को जो अनार दिया जाता है वो कौन सा अनार देते हैं, वो अनार देते हैं जंगली। कौन सा अनार देते हैं, जंगली अनार देते हैं। और इस जंगली अनार को क्या कहा जाता है, तो बेसिकली हम याद रखेंगे इस जंगली अनार को हम कहते हैं दारू। क्या कहा जाएगा, दारू कहा जाएगा। प्रश्न कैसे पूछेगा, कुष्ठ रोगी में तो उपयुक्त फल कौन सा है, अनार है। कौन सा अनार दिया जाता है, जंगली अनार। जंगली अनार को क्या कहा जाता है, वो भी हम कहेंगे दारू। एक और औषधि उत्पाद जो है
वो हम बनाते हैं। कौन सा है वो? बेसिकली मैं यहां बता दूं आपको तो पपेन। क्या है? पपेन। पपेन नामक जो औषधीय उत्पाद है वो हम किससे बनाते हैं? ऑब्वियसली याद रखना, ये हम बनाते हैं पपीता से। किससे बनाया जाता है? पपीता से बनाया जाता है। अब इसका औषधीय महत्व क्या है? तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, एक तो इसका उपयोग हम कहां कर लेते हैं? प्रोटीन के पाचन में। प्रोटीन के पाचन यानी पाचनशील औषधि के रूप में किया जाता है प्रोटीन के पाचन में। एक इसका उपयोग हम शक्तिवर्धक औषधि के रूप में भी कर सकते हैं। किसके रूप में करते हैं? शक्तिवर्धक औषधि के रूप में कर सकते हैं। और भी कई सारे उपयोग हम पढ़ते हैं, जैसे चमड़े की सफाई में भी इसका उपयोग किया जाता है, च्युइंगम के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो कई सारे उपयोग वैसे हम इसके पढ़ते हैं, लेकिन औषधीय महत्व की बात करें तो हम पढ़ेंगे प्रोटीन के पाचन में और शक्तिवर्धक औषधि के रूप में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट में अगर बात करूं तो विभिन्न रोगों के जो उपचार होते हैं हमारे, रोग उपचार, ध्यान रखना, विभिन्न रोग के उपचार में हम क्या पढ़ते हैं, क्या पीते हैं? हम मौसमी का जूस पीते हैं। मौसमी का रस, या मैं कहूं मौसमी का जूस पीते हैं। ठीक है। तो मौसमी का जो रस है, मौसमी का जो जूस है, वो क्या करता है? वो मनुष्यों में रोग प्रतिरोधी क्षमता का विकास करता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं विभिन्न रोगों के उपचार में मौसमी के रस या जूस का जो उपयोग है वो किया जाता है। या रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? मौसमी के रस या मौसमी के जूस का उपयोग करते हैं। तो ये तो हमारा क्या हो गया? कुछ औषधीय महत्व हो गया जहां से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। त्रिफला बनाने में हरड़ बहिड़ा आंवला हो गया, च्यवनप्राश बनाने में आंवला हो गया, कुष्ठ रोगी में किसका होगा? अनार का होगा। कौन सा अनार? जंगली अनार। पपेन उत्पादन में पपीता का होता है। नेक्स्ट, रोगों के उपचार में या रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो मौसमी के रस का जो उपयोग है वो किया जाता है। इसके अलावा कुछ और चीजें हमें पूछी जा सकती है औषधि महत्व के अलावा। एक हमारा पॉइंट आएगा औद्योगिक महत्व। क्या होगा? औद्योगिक महत्व। यहां से भी मुझे सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। औद्योगिक महत्व, जनरली अगर मैं औद्योगिक महत्व की बात करूं तो कैसे कैसे सवाल यहां से आपको पूछा जा सकता है, थोड़ा सा गौर करेंगे। अब उद्योगों के ऐसे कौन कौन से उत्पाद हैं जो फलों से बनाए जाते हैं? हम फलों का औद्योगिक महत्व पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली हम एक तो जैम उद्योग पढ़ते हैं, जैम। अब सर्वोत्तम जैम है वो किससे बनाया जाता है? वो सेब से बनाया जाता है। ठीक है। दूसरा हम कौन सा पढ़ते हैं? बेसिकली जेली उद्योग पढ़ते हैं। जेली सर्वोत्तम किससे बनाई जाती है? वो अमरूद से बनाई जाती है। नेक्स्ट में अगर बात करूं हम क्या पढ़ते हैं? हम मुरब्बा उद्योग पढ़ते हैं। और मुरब्बा में किसका उपयोग होता है? ऑब्वियसली मैं कहूंगा आंवला का उपयोग होता है। किसका उपयोग होगा? आंवला का। मैं अगर बात करूं यहां इसके अलावा एक छुआरा बनाया जाता है, छुआरा। अब छुआरा किससे बनाया जाता है? तो वो खजूर से बनाया जाता है, खजूर से। नेक्स्ट में अगर बात करूं जो किशमिश बनाई जाती है, किशमिश वो किससे बनाई जाती है? वो अंगूर से बनाई जाती है। किशमिश किससे बनाई जाएगी? तो वो अंगूर से बनाई जाएगी। ठीक है। और ये औषधीय उत्पाद में आपका औद्योगिक महत्व पपेन भी आ जाता है, जो कि मैंने अभी बताया था आपको। वो किससे बनाया जाता है? वो पपीता से बनाया जाता है। एक यहां पर और पूछ लेता है आपसे, कोकोपीट। कोकोपीट किससे बनता है? तो ये नारियल से बनता है, ये नारियल से बनाया जाता है। और मैं अगर बात करूं एक फल पानक बनाने हेतु उत्तम फल आपसे पूछ लेता है, फल पानक। तो फल पानक जो सबसे अच्छा बनाया जाता है वो किसका बनाया जाता है? वो बेसिकली संतरा का बनाया जाता है। तो ये कुछ उत्पाद हैं जिनके प्रश्न आपको पूछेगा। एक और मैं अगर बात करूं तो फिग और चॉकलेट बनाए जाते हैं। फिग व चॉकलेट, फिग है, चॉकलेट है, आटा है, आटा, ये किसके बनाए जाते हैं? ये केला के बनाए जाते हैं। फिग, चॉकलेट और आटा ये किसके बनाए जाएंगे? ये केला से बनाए जाएंगे। ठीक है। एक यहां पीछे वाले में और आप ऐड कर सकते हो, यहां एक और लिखना चाहो तो एक आप लिख लेना। पेट की बीमारियों में, जो हमारी पेट की बीमारियां होती हैं, पेट की बीमारियों में किसका उपयोग किया जाता है? तो बेल पत्र का उपयोग करते हैं। पेट की जो बीमारियां हैं पेट संबंधी, उसमें हम किसका उपयोग करेंगे? बेल पत्र का। और ध्यान रखना, इस बेल पत्र के अंदर जो औषधीय पदार्थ पाया जाएगा वो क्या है? वो मार्मेलोसिन है। कौन सा है? मार्मेलोसिन। तो आप लोगों से ये भी सवाल पूछा जा सकता है
कि पेट संबंधी बीमारियों में किस फल का उपयोग करते हैं, तो किसका उपयोग करेंगे, बेलपत्र का। बेलपत्र में पाया जाने वाला औषधीय पदार्थ कौन सा है, तो वो मार्मिलोसिन है। यहां से भी ये सवाल आपको एग्जाम में पुट ऑफ हो सकता है। ठीक है, तो ये कहानी हमारी किसकी हो गई, ये कहानी हमारी हो गई औद्योगिक महत्व की। इसके बाद एक पॉइंट आपको और आता है जनरली, वो पॉइंट कौन सा आएगा, बेसिकली आपसे पूछ लेगा धार्मिक महत्व। वैसे ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको बता दूं, धार्मिक महत्व। अगर मान लो हम धार्मिक महत्व की बात कर रहे हैं तो एक ही यहां इंपोर्टेंट आप याद रखना, जो हमारे शिव जी की पूजा होती है, शिव जी, शिव जी तो जानते होंगे, महादेव, महाकाल, आप बहुत सारे नाम लेते हो, उसकी पूजा में किसका उपयोग किया जाता है, बेल पत्र का उपयोग किया जाता है। शिव जी की पूजा में किसका उपयोग करते हैं, बेल पत्र का उपयोग करते हैं। ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ शादी विवाह या जो भी मांगलिक कार्य होते हैं, उन मांगलिक कार्यों पर हम कई जगह केला के पत्तों का उपयोग किया जाता है, कई जगह आम के पत्तों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो वो भी इनका क्या हो सकता है, धार्मिक महत्व हो सकता है। और ये आपका कंप्लीट हो गया ओलेरीकल्चर, जो हम पढ़ रहे थे पोमोलॉजी या फल विज्ञान, उसका इंपोर्टेंस। सारे पॉइंट इसमें हमने कवर कर लिए, जितने जितने हमारे महत्व के पॉइंट इसमें आ सकते थे। आज की क्लास से अगर आपको कोई डाउट है तो अब आप पूछ सकते हो। बाकी जब हम नेक्स्ट अगली क्लास में अब आएंगे तब हम सीधा पहले पॉइंट से लेकर के चलेंगे कि अगर हमें बगीचा लगाना है तो हम कैसे बगीचे की स्थापना करते हैं, यानी फलोद्यान प्रबंधन कैसे करते हैं, उस पॉइंट से कल हम शुरू करेंगे, आते हैं। यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना आज के लिए